नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो सभी भी ये रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये आरआरबी एनटीपीसी में 13/1/2021 में आया हुआ पेपर है। इसके हम टोटल 10 क्वेश्चन आज करा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिन 10 क्वेश्चन और कराएंगे। जितने भी टोटल क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई है और परिमाप 34 इकाई है तो विकर्ण क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग से अगर बनता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। चलिए हमारे साथ आप लोग प्रैक्टिस करिए। यदि आयत का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आप लोगों को बनना चाहिए लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, एल इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है, कितना दिया है 60 दिया हुआ है। उसका परिमाप, तो कभी भी आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है कि नहीं होता, कितना होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो ये कितना दिया है, तो ये दिया है 34। तो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हमारा एल प्लस बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एल प्लस बी बराबर क्या होगा 17 हमारा निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 17, मतलब 17 निकल के हमारा आ जाएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं उसका विकर्ण जांच करें। तो विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर हम आपको डायग्राम के माध्यम थोड़ा समझा देते हैं विकर्ण क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप आयत बनाएंगे तो आयत में क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारा विकर्ण होगा। तो विकर्ण जैसे देखिए यहाँ पर भुजा ए और ए, जैसे हमने एल और बी माना है, लंबाई एल को माना है, बी विड्थ को माना है, तो एल इंटू बी होगा। तो क्या होता है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्योंकि देखिए 90 डिग्री होता है, क्योंकि आयत के सभी चारों कोण के, आयत के जो चारों कोने होते हैं सभी क्या होते हैं समकोण त्रिभुज पर बने होते हैं। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो इसका कर्ण होगा, तो ये 90 डिग्री के सामने का एंगल क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। क्योंकि देखिए क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो हमको कर्ण निकालना है, क्योंकि देखिए विकर्ण पूछ रहा है ना, तो विकर्ण इसको रखना है मान, तो ए सी रख दीजिए, इसको बी रख दीजिए, इसको सी रख दीजिए, इसको डी रख दीजिए। तो अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एल का स्क्वायर कितना होने वाला है, एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्या हो, एल की स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं साइड का, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, ये होगा आपका ये इसको हम एल प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 2ab होता है। क्या होता है, माइनस 2ab। इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा, माइनस 2ab होने वाला है। तब इसका रख दीजिए मान। तो एल प्लस बी दिया है, तो एल प्लस बी का मान कितना है 17। तो यहाँ पर कितना होगा 17 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो ये आपका विकर्ण दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। एल प्लस बी का मान दिया है तो एल प्लस बी हो गया, और ए बी का एल बी का भी मान, ए बी यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ए बी के स्थान पर एल बी होगा। तो इसको हम एल बी लिखते हैं, एल बी। तो एल बी का मान कितना है 60 दिया है, मतलब x 60 है तो 60 लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है माइनस 120। अब इसको जब घटाएंगे आप तो करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। देखिए इसको जब घटाएंगे तो 20 जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 169। तो 169 किसका वर्ग होता है, 13 का होता है, तो 13 आएगा आपका। कितना आंसर आएगा 13। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए किस प्रकार हमने किया, ये उसका क्षेत्रफल दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 60 दिया है, और परिमाप दिया है 34। तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर कर्ण निकालना है, तो कर्ण में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। फार्मूला लगा देंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB, ठीक है। तो एल प्लस बी का मान 17 है, 17 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2LB है तो 2 मल्टीप्लाई LB का मान 60 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान ने
वोटों के 75% वोट प्राप्त मिले यदि कुल वोटों में से 56% वोट अमान्य घोषित हो गए और कुल वोटों की संख्या कितनी है 56,000 है तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों का कितना मतलब आंसर आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। करने के लिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप 100 मान के भी कर सकते हैं, फिर 100 नहीं मार सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी कर सकते हैं। देखिए टोटल कितने वोट पड़े, तो टोटल 56,000 वोट पड़े। ए को अगर हमको निकालना है कि ए को कितना वोट मिला तो ये हो जाएगा टोटल वोट कितना पड़ा 56,000, तो इसको आप 56,000 लिखिए। फिर देखिए 56,000 वोटों में उसको 15% वोट क्या हो गए अमान्य घोषित हो गए। तो हमने आपको क्या बताया हुआ, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर 15% अमान्य घोषित हो गया तो अब कितना बचा होगा 85% वोट तो बचा होगा ना। 85% वोट कैसे होंगे, सही होंगे, मान्य होंगे, तो इसका हम 85% निकाल देंगे। तो अगर 85% हम वोट निकालेंगे तो हमारा कौन सा वोट आएगा, मान्य वोट आएगा। अब मान्य वोटों का वो कितना परसेंट वोट पा रहा है, 75% वोट पा रहा है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना, कितना परसेंट पा रहा है, 75% पा रहा है। तो देखिए कोई चीज़ 100% फिर से वही चीज़ आ गई, 100% होती है, 75% वोट पा रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका क्या निकाल देंगे 75% निकाल देंगे। 75% के लिए अपन 100 कर देंगे। अब चलिए इसको कट कर लीजिए, तो अगर 2 जीरो से हम 2 जीरो इसको कैंसिल करते हैं और 75 से 3 बार जाएगा 25 या 75, 25 चौका होगा। अब इसको जब 4 से भाग देंगे तो 4 से एक बार, 4 चौक 16, तो ये आपका 140 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। 14 से 3 बार 14 तो 42, 1 जीरो मल्टीप्लाई 85। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 42 और 85 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना होगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 85 कितना होता है 35,770 होता है। कितना होता है, तो ये आपका आएगा 35,70 और लास्ट का 1 जीरो बढ़ जाएगा, कितना होगा 35, ये आपका आएगा 35,70 होगा और आपका लास्ट में 2 जीरो बढ़ने वाला है। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर दिया है 3,57,000 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ भी नहीं करना, कभी भी अगर चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं तो अगर मान्य वोट है तो मान्य वोट निकाल दीजिए, तो जितने भी अमान्य वोट रहते हैं जितने परसेंट उसको 100 में आपको घटाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिएगा। अगला है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में बांट दिया जाता है तो सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए पहली चीज़ तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, आपको बनना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब जब लंबवत और क्षैतिज काट दिया जाता है, जब उसको लंबवत व क्षैतिज काट दिया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं क्षैतिज जब काट देंगे तो उसका काटने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भाई 2 चीज़ कट जाएगा, 2 टुकड़ों में कटेगा, तो एक का बनेगा पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए किस प्रकार से बनेगा, देखिए लंबवत अगर क्षैतिज काटेंगे तो 2 भागों में बट जाएगा, 2 भागों में जो बटेगा तो एक का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, एक का बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार उसका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बनेगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यस होता है, इसको हम यस से डिनोट करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 यस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको यस से डिनोट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना होगा 2 यस हो जाएगा, कितना होगा 2 यस हो जाता है ना। करेक्ट आंसर मतलब उसका दुगुना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह उक्त कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए पहले 5 दिन काम किया, फिर उसके बाद फिर 5 दिन काम किया, फिर 5 दिन काम किया, टोटल 15 दिन काम कर रहा है। तो देखिए टोटल कितने दिन काम, कितने घंटे, घंटे मतलब टोटल कितना काम किया देखें, टोटल अगर टाइम देखें, टोटल वर्क देखें, एक प्रकार से कितना किया 5 दिन काम किया, कितने घंटे किया 4 घंटे काम किया, फिर प्लस
5 दिन काम किया, 5 मल्टीप्लाई कितने घंटे काम किया, तो दूसरे बार कितना काम किया, 5 घंटे 5 काम किया है। फिर लास्ट में 5 घंटा 5 दिन 6 घंटे काम किया। तो ओवरऑल अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 20 होगा और प्लस 25 होगा और प्लस 6 पंचे 30 होगा। इन सभी को अगर आप जोड़ते 30 20 50 और 20 75 कितना हो जाएगा, 75। टोटल कितना काम आ जाएगा, तो उसने 75 हावर्स या 75 दिन काम किया है ना, टोटल 75 हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन है और 15 5 घंटे किया है, 5 घंटे 5 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे काम किया है। इस प्रकार से टोटल हो गया। अब देखिए जो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, मतलब टोटल काम कितना करेगा, मतलब कितने हावर्स काम करेगा, तो टोटल कितने हावर्स काम करेगा, तो टोटल और एच लिख रहे मतलब हावर्स, कितने हावर्स, तो 8 हावर्स काम करता है, जिनमें से वो क्या कर रहा है 30 मिनट। यहाँ पर आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, इसको एच कर लीजिए। तो 8 हावर्स में 30 मिनट अगर चला जाएगा तो 7.5 मतलब 7.5 लिख दीजिए या 7.30, इतने हावर्स वो डेली काम करेगा। कितना काम करेगा, इतने हावर्स काम करेगा। तो चलिए अब प्रश्नानुसार यह कर दीजिए, या तो देखिए टोटल वो कितना काम करता है, 75 काम करता है, और कितने हावर्स काम करता है, 7.5 हावर्स काम करता है, मल्टीप्लाई कितने दिनों में करेगा, दिन पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई दिन, क्योंकि एक दिन में अगर 7.5 हावर्स काम कर रहा है तो कितने दिन में काम खत्म कर लेगा, तो इस प्रकार से होगा प्रश्न के हिसाब से। तो ये 75 से 75 हमारा कट जाएगा, लेकिन दशमलव में तो इधर 10 आ जाएगा, तो कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में काम को कर लेगा। कितने दिन में, 10 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, कौन सा होगा, सी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण का माप ज्ञात करें। अब देखिए क्या कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोई, थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं ताकि लिखने में अच्छा रहे। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर वो बोल रहा है कितना, इसको हम बोल रहे अल्फ़ा है, इसको हम बोल रहे बीटा है, तो ये वाला एंगल हम मान रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, मतलब एक कोण अल्फ़ा होगा एक कोण बीटा, तो तीसरा कोण दोनों कोण के योग के बराबर है। अब इसको नामकरण करना है तो नामकरण कर दीजिए, ए बी सी कर दीजिए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीसरे कोण का माप क्या होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, तो त्रिभुज का जो तीनों कोण है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ए बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तीनों कोणों का योग मान कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने क्या माना, कोण ए बराबर अल्फ़ा माना है, प्लस इसका कोण बी बराबर बीटा माना है, प्लस कोण सी बराबर अल्फ़ा कितना माना है, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों माना हुआ है। ठीक है, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितने हो गए, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि 2 से भाग चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए तीसरे कोण का मान किसके बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। ठीक है, कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसको याद कर लीजिए, या तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लगाना है। अगर कभी दिया रहता है कि त्रिभुज के एक कोण और दूसरा कोण दिया है और दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो क्या होगा, जो तीसरा कोण होगा वह 90 डिग्री का होने वाला है। तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, तो ये वाला एंगल कोई पूछे तो ये 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो क्वेश्चन अगर ना करके जाओ तो नहीं बनते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, पर प्राकृतिक संख्या होगी कि परिमेय संख्या होगी कि पूर्णांक होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, है ना, तो ये परिमेय संख्या होती है। और अगर कहीं पर p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्या होती है, जहाँ q बराबर 0 हो। चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3√5 दिया है,
फिर इसके बाद प्लस अंडर रूट 125 लिखा है, एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं। फिर इसके बाद अंडर रूट कितना है 80 दिया है, फिर प्लस 6 रूट 5 दिया है। तो अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में इसको हम बनाते हैं 3 रूट 5 ही रहेगा। अब देखिए अंडर रूट 125 है तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब होगा तो 2 5 तो बाहर आ जाएंगे, अंदर एक 5 रह जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा 5 रूट 5 होगा कि नहीं होगा। 5 25 25 पंचे कितना होता है 125। अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब देखिए 80 दिया है, क्या दिया है 80 दिया है। तो अब 80 दिया है तो इसको किस प्रकार से करेंगे, 16 पंचे कितना होता है 80, तो 4 चौक 16, मतलब बाहर हमारा क्या निकलेगा 4 रूट 5 निकलेगा, ठीक है, प्लस 6 रूट 5 रहने दीजिए। अब इन सभी को जोड़िए, देखिए अब रूट 5 हो गया तो जुड़ जाएगा, तो 5 3 8 ये रूट 5 हो जाएगा, अपॉन 6 4 10 ये रूट 5 होगा। अब देखिए ये रूट 5 से रूट 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से कट करेंगे तो 4, ये आपका आएगा 5, तो 4/5। तो 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है, जहाँ Q बराबर 5 दिया है। तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा, रेशनल नंबर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हम बताने के लिए स्टेप बढ़ा रहे हैं। आपको डायरेक्ट करना है 125 किसका होता है तो 5 बाहर निकलेगा 5, क्योंकि देखिए 3 रूट 5 दिया है तो सभी को आपको रूट 5 के उसमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 को रूट 5 को हटाना है तो सभी को रूट 5 में अगर बनता है तो बनाना पड़ेगा, फिर ये वैसे भी रूट 5 कट जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1300 46 60 और 6900 को विभाजित करने पर समान शेषफल बनता है, तो संख्या n के योग क्या होगा। मतलब संख्या n का n निकालिए, उसका योग बताइए। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि विभाजित करने पर समान शेषफल बनता है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें आप संख्या निकाल लीजिए। देखिए 3 संख्या क्या है, एक संख्या हमारी है 13, एक संख्या है 46 60, एक संख्या हमारा 6900। ये हमारी 3 संख्याएं दी हुई है, कितनी हैं 1300 46 60 और 6900 दिया हुआ है, 3 संख्याएं हो गई। अब देखिए इनके अगर इनके बीच में दिया है विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, तो आपको इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस हमारा होगा 46, इनके डिफरेंस का हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस का HCF निकालना पड़ता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो एक संख्या ये निकलेगी, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, तो 6900 में माइनस 46 60 हमको करना पड़ेगा, और तीसरी संख्या हमारी निकलेगी 6900 में हमको क्या घटाना पड़ेगा, 1300 को घटाना पड़ेगा। ये हमारी तीसरी संख्या निकलेगी। तो जब इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो 46 60 में अगर 1300 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा के जल्दी बताइए। तो 43 60 में इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा 33 60 आएगा। एक संख्या हमारा 33 60 होगी, इसको जब घटाएंगे तो 6900 में अगर 4600 घटाएंगे तो हमारा आपका आ जाएगा 22 40, कितना आएगा 22 40 आ जाएगा। इसको घटाइए लास्ट वाले को, तो 6900 में अगर 1300 हम घटाते हैं तो आपका कितना आएगा 5600 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो क्योंकि दिया है ना घटाने पर समान क्या बचे, समान रिमाइंडर बचे, मतलब समान शेषफल बचे, तो आपको इनका अंतर लेना पड़ेगा। अंतर लेने के बाद अब इनका क्या निकालना पड़ेगा, आपको HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका या तो इनका गुणनखंड करिए, गुणनखंड नहीं कर सकते तो इनका डिफरेंस लीजिए। तो इनका अगर डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस लीजिए और इनका डिफरेंस लीजिए। तो इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो 2200 में दिया है, तो इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइए तो 0 आएगा, ये 6 में 4 जाएगा तो 2 आएगा, 3 और 3 है तो 1 1 आ जाएगा, मतलब 1100 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इनका भी डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस कुछ आने वाला, जैसे 0 हो जाएगा, लास्ट में 10 में 6 4 जाएगा तो 6 होगा, ये 5 में 3 2 जाएगा तो 3 होगा, ये बचेगा आपका 5 में 2 जाएगा तो 3, तो कितना होगा 33 60 होगा। तो सबसे छोटा क्या है 11 20 है, 11 20 है। तो 11 20 या इनका डिफरेंस हो सकता है या तो इनका मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका HCF क्या होगा। तो
HCF अगर 11 20 इसका भाग पूरे में चला जा रहा है तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, HCF कितना आएगा 11 20 होगा। तब देखिए 11 का अगर 33 में भाग दीजिए तो 11 तिहाई 33 और 20 तिहाई 60, मतलब इसमें भाग जा रहा है। 11 से 2 बार ले जाएंगे तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। देखिए 11 दूना 22, 20 दूना 40, 11 पचे 55 हो जाएगा, 20 पंचे 100 तो 5600, मतलब इसका HCF कितना आएगा 11 20 आपका HCF आने वाला है। ठीक है, कितना HCF आएगा 11 20। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार और समझाएंगे। देखिए 3 का योग बोला है तो 1 + 1 + 2 और +0, तो वह संख्या कौन सी होगी जिनमें समान शेष बचेगा, तो 11 20 होगी। तो इनका टोटल कितना आंसर आएगा 4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए हम आपको एक बार और समझाएंगे। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको HCF निकालना पड़ता है, लेकिन समान शेषफल बचता है तो आपको इनके बीच का अंतर लेना पड़ता है। अब इनका जब अंतर आप निकाल लेंगे तो फिर उनका क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने का सबसे आसान तरीका, आपस में घटा लीजिए। क्या करिए, आप सब आपस में घटा लीजिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर हमने घटाया तो नीचे नहीं घटाना है, घटा लीजिए। तो HCF निकालने का फार्मूला होता है, मतलब वो होता है कि HCF या तो घटा के निकाल सकते हैं या तो आप गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो HCF अगर आपसे बनता है निकालते तो आपसे बन जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी जिसमें समान शेषफल बनता है, घटाने के बाद जो इसका HCF निकालेंगे तो वह संख्या होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b स्क्वायर, तो निम्न में से कौन सा मान्य होगा। सभी क्वेश्चन देखिए लगाने वाले हैं, अगर आपको इसको समझना है तो समझने के लिए हम इसको पूरा डिटेल से बता रहे हैं। देखिए a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है, a² + b स्क्वायर दिया है। अब एक चीज़ आपको पता होगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b स्क्वायर +2ab होता है कि नहीं होता है, ये होता है फार्मूला, है ना। तो आप इसके स्थान पर रख दीजिए, तो a² होगा + b स्क्वायर होगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2ab होगा। तो बराबर क्या होगा, a² + b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कट करना है तो इसको कट कर लीजिए, तो a² से a² कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2ab बराबर 0 होगा, तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ab बराबर हमारा 0 होगा। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, ab बराबर 0 कब हो सकता है, तो यहाँ पर हम आपको कंडीशन बताते हैं। ab बराबर 0 होगा जब a बराबर 0 होगा और b बराबर 0 होगा, तो भी हो सकता है ना। या तो क्योंकि ab मल्टीप्लाई में है, या तो a बराबर 0 हो और b बराबर 1 भी हो b बराबर 1 हो, या कुछ भी हो, b बराबर कुछ भी हो सकता है। या तो a बराबर 1 हो या तो कुछ भी हो, b बराबर 0 हो, है ना। इसके अलावा भी हो सकता है, ये सभी चीज़ें कंडीशन हो सकती हैं। तो इसमें अब आंसर कौन सा होगा, देखिए पहला दिया है केवल सीमित संख्या के लिए सत्य होगा, सीमित संख्या के लिए, कि दूसरा दिया है केवल एक ही सेट के लिए सत्य होगा, तीसरा दिया है किसी भी सेट के लिए सत्य नहीं होगा, कि ऑप्शन डी दिया है अनंत संख्या के लिए सत्य होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत संख्या के लिए सत्य होगा। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, क्योंकि पहला भी नंबर ले सकते हैं, दोनों में 0 भी हो सकता है, अलग नंबर भी ले सकते हैं। तो आपको जितना इसमें मतलब आप रख सकते हैं वैल्यू, सभी के साथ वैल्यू पुट हो सकती है, क्योंकि 0 होगा, फिर b का मान कुछ भी रख सकते हैं, b का मान 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, कुछ भी ले सकते हैं। जब एक संख्या 0 हो गई और मल्टीपल में है तो हमेशा उसका मान 0 ही आएगा। तो इस प्रकार आप इस संख्या का कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ क्या है, एक संख्या 0 होगी और दूसरी संख्या को आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब अनंत इसमें नंबर्स रख सकते हैं। तो यही करेक्ट आंसर होगा। पूरा आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है, अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु की 1/3 है। तो सबसे पहले उसके परदादा की आयु निकालते हैं अमन की। परदादा की आयु डायरेक्ट दिया है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 105 वर्ष। कितना है, 105 वर्ष दिया है परदादा की आयु। ठीक है, तो राम सिंह की आयु क्या होगी, राम सिंह मतलब उसके पिता की आयु क्या होगी, तो अमन को हम लिख रहे हैं, अमन के फादर की आयु क्या होगी, तो अमन के जो फादर है राम सिंह है उनकी आयु क्या होगी, उसके जो मतलब पिता के जो पिता हैं तो उनकी आयु की 1/3 है, तो 1/3 निकाल दीजिए। तो 1/3 निकालेंगे तो ये 35 होगा, क्योंकि 35 पंचे कितना होता है, 105 होता है, मतलब 35 वर्ष के उसके वर्तमान में पिताजी हैं। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ
था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दुगनी थी। अब देखिए 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में उसके पिता कितने वर्ष के हैं? 35 वर्ष के हैं। तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे होंगे? 30 वर्ष के रहे होंगे। तब उसकी राम सिंह जो हैं उनकी मदर की आयु कितनी रही होगी? तो 5 साल पहले उनकी दुगनी थी। तो 5 साल पहले उनके पिता कितने रहे होंगे? 30 साल के थे, और ये दुगनी हो जाएगी तब कितना हो जाएगा? 60 वर्ष होगा। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में उनकी आयु कितनी है? तो वर्तमान में उनके पिता की आयु जो है, देखिए उनके दादा की आयु 105 वर्ष है। कितना है? 105 ईयर्स है। फिर उसके फादर की आयु कितनी है? उसके मतलब जो परदादा है उसका 1/3 है, तो कितना निकल के आ गया? 35 ईयर आ गया। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले जब अमन की जन्म हुआ था तब उसकी जो दादी एक प्रकार से बोले या उनके जो पिता की मम्मी हैं उनकी आयु उनके पिता की आयु की दुगनी थी। तो 5 साल पहले उनके पिता कितने वर्ष के रहे होंगे? वर्तमान में 35 के हैं, तो 5 साल पहले कितने के होंगे? 30 वर्ष के होंगे। तो 30 का दुगुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तब बोल रहा है अमन और राम सिंह की आयु का अंतर क्या होगा? तो देखिए अब बोल रहा है राम सिंह की आयु के बाद, अब बोल रहा है राम सिंह की आयु तो की दुगनी है, तो उन दोनों का अंतर अमन सिंह और राम सिंह मतलब बाप बेटे का अंतर। तो अमन और राम सिंह आयु का अंतर क्या होगा? तो आयु का अंतर देखिए किस प्रकार से होगा। अमन जब 5 वर्ष का होगा, मतलब वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा कि नहीं होगा? तो उसके पिता की आयु कितनी होगी? उसके पिता की आयु 35 वर्ष होगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बोला ना कि 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब उसकी आयु कितनी थी? 30 वर्ष। भाई 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में अगर 35 वर्ष उसके पिता हैं तो 5 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे? 30 वर्ष के रहे होंगे। तो 5 वर्ष बाद आज कितने का होगा? अमन 5 वर्ष का होगा, तो उसके पिता कितने हैं? 35 वर्ष का। तो इनके अंतर कितना होगा? तो 35 - 5 करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका आएगा 30। कितना आएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि किस प्रकार से दिया है। देखिए 5 वर्ष पहले उसके दादी की आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तो 5 वर्ष पहले तो वर्तमान उसके पिता 35 वर्ष के, तो 5 वर्ष पहले उसके पिता भी तो 30 वर्ष के होंगे, तो 5 साल जुड़ेगा। तो दोनों का कितना होगा? 5 साल पहले पैदा हुआ तो 5 साल बाद कितना हो गया? 5 साल का हो गया। अब 5 साल का वर्तमान में कितने साल का होगा? 5 साल का, और 35 वर्ष के उसके पिता हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपके होमवर्क के लिए देंगे, लास्ट क्वेश्चन होने वाला। एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 है। 2 वर्ष की एक्साइटेड वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होता है। लैपटॉप का अंतिम मूल्य क्या? जांच करिए यदि पूरी राशि पर 6% का जीएसटी लगता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 27,000 का लैपटॉप है। कितना है? कि 27,000 रुपये उसका मूल्य रखा है लैपटॉप का। इसके अलावा 2 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो उसमें 15% का मान लीजिए कुछ भी जोड़ रहा है, 15% का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल मान लीजिए ब्याज पर ले रहा है फाइनेंस पर। और जीएसटी कितना लग रहा है? तो 6% जीएसटी लग रहा है। इतना अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं टोटल उसको कितनी राशि देना पड़ेगा। तो टोटल 27,000 रुपये उसका मूल्य है। फिर उसमें 15% क्या हो रहा है? अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 15% ज़्यादा देना पड़ रहा है तो कोई चीज़ 100% है, 100 रुपये है, और उसमें 15 रुपये अधिक देना पड़ रहा है, तो मतलब कितना दिया होगा? 115% दिया होगा, या है ना, दिया होगा। तो इसका निकाल दीजिए 115%, 115/100। अब देखिए इसको करने का एक लाइन में है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए 27,000 का 15% निकालिए, फिर 27,000 में क्या करिए 15% को जितना आता है उसको जोड़िए, फिर उसमें क्या करिए, फिर 27,000 में 6% निकालिए और फिर जितना 6% आता है तो उसमें जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके आंसर आएगा। अगर एक लाइन में करना है तो क्या करिए, एक लाइन में 27,000 का 115% निकालिए, फिर 6% जीएसटी भी लग रहा है तो 100 और 6% फिर ज़्यादा लगेगा तो कितना हो जाएगा 106 होगा। फिर हमको इसमें क्या करना पड़ेगा 106 निकालने के लिए 106% बराबर 106/100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो हमारा नीचे बच जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं क्या आएगा, 6×5 = 30 और ये 7 आ रहा है, तो पूरा तो लास्ट में कितना आने वाला है, लास्ट में आपका आएगा 0 ही आएगा। अब 0 0 सभी में दिया हुआ है, क्या दिया है 0 दिया है। तो हमने आपको बताया था दहाई के अंक भी निकालना किस प्रकार से निकाल सकते हैं, हालांकि आपका 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा 32, 91,
3, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 32 91, कहाँ पर दिया है 32 91 3, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नहीं तो आप 27 का 115 में गुणा कर दीजिए, 27 में 106 का, फिर आप क्या कर निकाल लीजिए इकाई दहाई का अंक निकाल लीजिए 2 अंक तक या 3 अंक तक, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। टोटल हमने 10 क्वेश्चन इस शिफ्ट में लिए थे। कौन से शिफ्ट का पेपर था हमारा 13/1/2021 की शिफ्ट का आया हुआ पेपर है आरआरबी एनटीपीसी में, आप जाके देख सकते हैं। टोटल हमने 10 क्वेश्चन लिए हुए थे, इसलिए क्योंकि आप लोग ना वीडियो बड़ी हो जाती है तो वीडियो को प्रॉपर देखते नहीं हैं, तो इसलिए हमने सोचा 10-10 क्वेश्चन की आपको सीरीज चलाते हैं, ताकि जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कवर करें कि एक शिफ्ट का पेपर हम एक बार में ही पूरा करा दें। अगर क्लास अच्छी लगी होगी, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो होमवर्क का है इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम इसमें उसका यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स का चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो उसको देखना मत भूलिए, उसको ज़रूर देखिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।